हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की थर्ड यूनिट का टॉपिक, जिसका क्या नाम है पैरासिम्पैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक, सिम्पैथोमिमेटिक एंड सिम्पैथोलाइटिक। ये जो टॉपिक है इतना ज़्यादा कंफ्यूजन कर रहा है कि लोगों को, ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखिए क्या छोड़ें, कैसे इसको पढ़ें कैसे ना पढ़ें। तो उसी के लिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी जाए। तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले जैसे हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो हम आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें पहले पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके म्यूस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं उसके बारे में, देन कुछ ड्रग्स के एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है कि जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो होता क्या है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें जो थ्रोम्बो लुम्बर इसलिए कहा गया है, मतलब जो थ्रोम्बिक्स होता है आपका, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है और लुम्बर पे जाकर ये खत्म होते हैं, ठीक है। तो जो थ्रोम्बिक, इसीलिए इसको बोला थ्रोम्बको लुम्बर ओरिजिन। मतलब कहने का क्या है कि इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो थ्रोम्बिक से एंड लुम्बर तक होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये थ्रोम्बो लुम्बर ओरिजिन भी कहा जाता है, रीजन भी कहा जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन को करने के लिए, एग्जांपल के तौर पे आपको न्यूट्रल करने के लिए। अगर ये नर्वस सिस्टम, अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में स्टिमुलेट रहेगा तो आप न्यूट्रल रहेंगे, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपका कुछ भी, मतलब कहने का क्या है कि आप एकदम नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा कर देगा, इस एग्जांपल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा आराम कर ले हैं तो पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस कैसे, कि एग्जांपल का, तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही है, वो केवल डायलेट हो रही है। तो जब उस कंडीशन में जो है कि आप पैरालिसिस हो जाएंगे, मतलब आपकी मसल एकदम डायलेट कर जाएगी। और इसी किसके कारण होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। और जो एसिटाइल कोलिन जिस रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक रिसेप्टर या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रिसेप्टर। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है म्यूस्कार्निक, होता है निकोटिनिक। तो म्यूस्कार्निक में 5 टाइप के होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5। एंड निकोटिनिक में होता है NMN NN। NM का मतलब होता है निकोटिनिक मस्कुलर प्रेजेंट और NN का मतलब होता है निकोटिनिक गैंग्लियोनिक या नर्व प्रेजेंट, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन बाइंड विद द रिसेप्टर एंड शो ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो इस रिसेप्टर से जाके बाइंड अप करता है और जो उसको एक्शन शो, चाहे कॉन्ट्रिक्शन हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाए, ठीक है, वो वहां पे जाकर अपना एक्शन शो करता है। तो इसी के लिए हमने एक चार्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले, उसके बाद इसमें जो पहला रिसेप्टर आता है उसका नाम क्या है, मुस्कुलिन रिसेप्टर। जो मुस्कुलिन रिसेप्टर का नेचर होता है जीपीसीआर, मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के नेचर के होते हैं, जो कि हमने फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट में लेक्चर वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, आई में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड जियाटिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका इफेक्ट होता है वो सेमेटिज एमेनिया मुस्करेगिनिया, एक टाइप का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट से पाया जाता है, उससे उसी टाइप का इसका एक्शन होता है, इसलिए इसको मुस्करेगिनिया नाम दिया गया। अब बात आती है कि जो जो मेन चीज आता है वो होता है हमारा रिसेप्टर। तो रिसेप्टर हमारे 5 टाइप के होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5। तो जब सबसे पहला रिसेप्टर है वो हमारा एमओ रिसेप्टर है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरल टाइप। न्यूरल से आप समझ सकते हैं कि न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। तो मेनली ये कहाँ पे पाया जाएगा, सीनस में पाया जाएगा। और पार्सली कहाँ पे पाया जाएगा, एंट्रिक नर्व में पाया जाता है, सीनस में पाया जाता है। और पार्सली आपका गैस्ट्रिक एंड सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अकर्स ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द फास्फोलाइपेज सी। मतलब जो फास्फोलाइपेज सी होता है उसको क्या करता है, ये एमओ रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड कर देता है और जो फास्फोलाइपेज सी प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कारण से आपकी बॉडी में जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं इसके वो शो होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या करता है, इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड केमिकल्स एंड डिक्रीज द एंडोक्राइन केमिकल सब्सटेंस। देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आपका एसिटाइल कोलिन M1 रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है, जैसे एग्जांपल के तौर से आपके टीयर्स निकल रहे हैं, ठीक है, पसीना निकल रहा है, ठीक है, यूरिनेशन हो रहा है, तो सबके क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, तो इनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और वहीं जो हमारे इंडोक्राइन होते हैं, इंडोक्राइन क्या, जहां से आपके हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, उनका सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे इस तरह से समझिए कि अगर आपके सामने कोई शेर आके खड़ा हो गया
तो आपको वहाँ पे डर लग रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्या स्वेटिंग होने लगेगी, ठीक है। उसी में बहुत लोग मतलब ऐसे भी होते हैं जिनका जो सलाइवा के सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। और वहीं पर जैसे आपके सामने शेर खड़ा, तो ये तो होगा नहीं कि आपके अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा, या क्या करेगा आपका जो पैंक्रियास से जो मतलब क्या निकलता है बीटा सेल से जो आपका क्या इंसुलिन निकलता है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि जो आपका स्वेटिंग ग्लैंड होती है, टीयर्स होते हैं, आंसू आंसू निकलना आपका ज्यादा हो जाता है, और जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी केमिकल मैसेंजर्स एंजाइम जितने भी हैं वो सब उनका सब सिक्रेशन का डिक्रीज हो जाता है, और क्या कहता है सीएनएस एक्साइटेशन, और सीएनएस को क्या कहता है एक्साइटमेंट में ले आता है। तो ये हमारा पहला रिसेप्टर हो गया म्यूस्कुलाइन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिसेप्टर आता है वो क्या है M2 रिसेप्टर, जिसको हम कार्डियक टाइप रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो कार्डियक से आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका मेनली हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सीएनएस, मतलब ये वाइडली आपके सीएनएस में होते हैं, आर्टिया ऑफ द हार्ट में होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एडिनिलाइट साइक्लेज की जो साइकिल्स होती है, जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है और कैल्शियम आयन चैनल को डिक्रीज कर देता है, और वही पोटेशियम आयन चैनल को क्या कहते हैं डिक्रीज कर देता है। वहां पर उसकी जो एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। और जो इसका यूज होता है डिक्रीज द हार्ट रेट, ये क्या करता है हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, एंड डिक्रीज गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन, जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉन्ट्रिक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या कहता है डिक्रीज रहता है, इसलिए आपकी जो मसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है। अगर कहीं पे स्पार्क में वो भी आपको क्या जाता है अनस्पार्क, मतलब जैसे ऐठन होती है तो ऐठन भी वहाँ पे कम हो जाती है। एंड क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट दी स्मूथ मसल्स, और ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और स्पार्क को कम कर देता है। उसके बाद जो हमके तीसरी टाइप की M3 रिसेप्टर है उसका नाम ग्रैनुलर स्मूथ मसल टाइप रिसेप्टर भी इसको बोला जाता है, और ये मेनली प्रेजेंट होता है आपके जीआईटी में प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स में, आई में, ब्लड में, इंडोथेलियन ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और जो इसका मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्या करता है कि ये जब रिसेप्टर से इस हिसाब से जब कोई भी एसिटाइल कोलिन डेरिवेटिव जाके बाइंड अप करता है तो क्या करता है फास्फोलाइपेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण से इफेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट द पिपल, क्या करता है कि आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और जो पिपल्स होते हैं जिसे मायोसिस जिसको कहते हैं, जैसे आपको जैसा डायलेशन हो गया तो डायलेट पैरालिसिस हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो आंख होती है एकदम हमेशा के लिए डायलेट रह जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि इस रिसेप्टर से जाके जब भी कोई हमारी एसिटाइल कोलिन की ड्रग जाके बाइंड करेगी तो क्या होगा इसके ट्रीटमेंट में, तो आप कह सकते हैं कि जो M3 रिसेप्टर पे जब एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड अप करता है तो वो आपको मायोसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द बॉडी। कहने का क्या मतलब है कि जो बॉडी के सिक्रेशंस होते हैं जैसे स्वेटिंग वगैरह होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, एंड कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स, और क्या करते हैं कि ये ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण से जो आपका हार्ट का रेट होता है वो स्लो हो जाता है, और ब्लड फ्लो रेट जो होता है वो भी आपका नॉर्मल हो जाता है। एंड स्पाज्म ऑफ एक्यूलर एक्यूमुलेशन, क्या कहता है जो एक्यूलर एक्यूमुलेशन होता है मतलब जो आपकी आंख में एक्वस ट्यूमर होता है उसमें स्पाज्म ले आता है, जिसके कारण से आपको ग्लाउकोमा हो जाता है, तो इसका भी एक मेन कारण यही है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का रिसेप्टर M4 टाइप का रिसेप्टर होता है, ये प्रेजेंट होता है सीएनएस में, एनलेक्स में, और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्या कहता है इनहिबिट कर देता है किसको एडिनाइलेट साइक्लेज को, और कैल्शियम आयन चैनल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्टेबिलिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है, और जो पोटेशियम आयन चैनल होता है उसको रिपोर्टेबिलिटी को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है। और जो इसका यूज होता है या इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बाद में होता है क्या आपका थेराप्यूटिक क्या एक्शन होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, तो क्या कहता है इंक्रीज द रिलीज ऑफ द डोपामिन, मतलब जो डोपामिन का सिक्रेशन होता है इसके कारण बढ़ जाता है। कॉज एनाल्जेसिया, मतलब क्या कहते हैं एनाल्जेसिया का क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एनाल्जेसिया मतलब आपको क्या कहता है नींद वगैरह जैसे को कहते हैं ना कि आपको डिप्रेस हो जाता है, उस टाइप का हो जाता है। एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके सिक्रेशन को ये डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि ये क्या करता है डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, और क्या कहता है सीएनएस में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके जो लेवल होता है उसको रिलीजिंग पॉइंट होता है या सिंथेसिस होता है उसको कम कर देता है। उसके बाद M5 रिसेप्टर आता है, ये कहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है सब्सटेनिया नाइग्रा, ये जीपेट का क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि जो M5 रिसेप्टर होते हैं वो आपका सब्सटेनिया नाइग्रा में प्रेजेंट होता है, एंड स्लाइवली ग्लैंड आइरिस सिलेरी मसल्स में ये प्रेजेंट होता है, और जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एक्टिवेशन ऑफ द फास्फोलाइपेज सी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, देन अपना ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अगर इसके थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये क्या कहता है डायलेट द सेरिब्रल आर्टरीज, मतलब जो आपके ब्रेन में सेरिब्रल आर्टरीज होती है उसको कहता है डायलेट कर देता है। फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ द डोपामिन, और क्या कहता है जो डोपामिन की जो रिलीज होता है वो क्या कहता है फैसिलिटेट मतलब इंक्रीज कर देता है।
उसके बाद जो आपका इसमें इसी में जो नेक्स्ट रिसेप्टर आता है वो क्या आता है, मुस्कुरानिक हो गया। मुस्कुरानिक के बाद आता है आपका निकोटिनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर का जो नेचर होता है वो आइनोट्रॉपिक होता है, मतलब आयन लिगेंड गेटेड आयन रिसेप्टर, जिसको आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमने फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट में हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में देख लिया था। तो इसमें दो होते तो चार टाइप के, लेकिन जो मेनली बताया जाता है वो दो टाइप के होते हैं, एक एनएम एक एनएन। एनएम का एम से मतलब मस्कुलर होता है, एन का मतलब गैंग्लियोनिक या नर्व होता है। तो जो इसका लोकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, एनएम का वो कहाँ पे, क्योंकि मस्कुलर से तो जहाँ मसल्स होगी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे ये प्रेजेंट होंगे स्केलेटल मसल्स के, एंड ये स्केलेटल मसल्स पे भी प्रेजेंट होंगे। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्या होता है, सारे का मतलब जितने एनएम एनएन है, उसके बाद जो एन ब्रेन है, एन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है, ठीक है, उनका सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। क्या होता है कि सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाता है एंड इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ द आयंस। और क्या जब इन दोनों का एक्शन पोटेंशियल जारी हो जाता है और क्या होता है, आयंस का इन्फ्लक्स होने लगता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा तेजी से ये जाने लगते हैं। मतलब कहने क्या है कि इनके में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत तेजी से होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल होता है वो खुल जाता है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कुछ इस टाइप से होता है। और जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, डीपोलराइजिंग ऑफ द एंड प्लेट एंड द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। अब भाई देखिए, जब सोडियम चैनल चलेगा वो खुल जाएगा, तो जितने उधर के पॉजिटिव आयन होंगे और पोटेशियम भी खुलेगा, जितने भी उसका के पॉजिटिव आयन होंगे वो प्री सिनेप्टिक से उठकर पोस्ट सिनेप्टिक पे आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब जाएगा, डीपोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक वेजल्स के उस पार, मतलब जैसे ये आपकी बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा है तब तो ठीक है, तब ये क्या आपका पोलराइजेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ से उतर के ये सॉरी मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे ज्यादा आ गया, तो ये डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और क्या कर देता है, आपके मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कर देता है, ये इसी का कॉज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है, या आर्थराइटिस हो जाए, या आपको ऑर्गेनो आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट रिसेप्टर आता है एनएन रिसेप्टर। तो एन से मतलब होता है नर्व, तो मतलब इसको कहता है गैंग्लियोनिक टाइप रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इसका जो काम क्या होता है, मतलब प्रेजेंट कहाँ पर होता है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पे प्रेजेंट होता है, मतलब प्री सिनेप्टिक को छोड़ के पोस्ट सिनेप्टिक नर्व पे प्रेजेंट होता है। टर्मिनस ऑफ द ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड एड्रेनल मेडुला ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो सेम जैसे एनएम का होता है, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है, जिसके कारण से इन्फ्लक्स हो जाता है और डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होने लगती है। और जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द इम्पल्स एंड कॉज एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन। इट रिलीज द कैटाकोलामाइंस फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। क्या करता है कि जो कैटाकोलामाइंस का रिलीजिंग होता है, सिंथेसिस होता है, इसी के कारण से होता है। कहाँ से, एड्रेनल मेडुला, क्योंकि कहाँ पे हमारे एड्रेनल मेडुला पे ये लोकेटेड होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब उसके बाद आता है हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक की जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके दिखाया है, सेम उसी प्रकार से आपको वहां पे भी प्रेजेंट करना है, आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो पहले आप जान लेते हैं कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होते क्या है। तो जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है वो उसका जो एक्शन होता है, या मिमिक का मतलब क्या, जैसे मिमिक्री करना, मिमिक्री का जैसे आपने नाना पाटेकर की मिमिक्री की, तो मिमिक्री का मतलब सेम उसी तरह से आपने आवाज निकाली। तो जो हमारा ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो सेम इट इज इंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको जनरल टर्म में समझना हो तो इस प्रकार से समझिए, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज होने से पहले उसके अंदर जो बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता था, तो वो भी क्या करता था, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता था। अब जब वो डायबिटिक हो गया, उसके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, तभी वो क्या कर रहा है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपके ब्लड में या आपके टिश्यूज में उसको भी कम कर रहा है। तो इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, मतलब क्या करना है कि इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाना है और क्या करना है, जो ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल है उसको कम करना है, चाहे वो इंडोजिनस से लिया हो या चाहे उसको बाहर से लिया हो। तो इसी को क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। तो आई होप आपको ये समझ में कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होता क्या है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने बताया, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि पैरासिम्पैथोमिमेटिक का जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन होता है, तो आपको एसिटाइल कोलिन के ऊपर ही इसके बारे में लिखना है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे एसिटाइल कोलिन जब हमारे इंडोजिनस सब्सटेंस से रिलीज होती है, तो सेम उसका वर्क उसी प्रकार
प्रकार से होता है जैसे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक। मिमेटिक का मतलब क्या है, सिमिटिक वर्क करना, इसलिए इसको बोलता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। और क्या करते हैं ये, कहाँ पे डायरेक्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे या डायरेक्ट एक्टिंग करेंगे एंड क्या करेंगे, एसीएच को रिलीज करेंगे। उसके बाद ये हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो मेडिसिन होती है या ड्रग होती है वो दो टाइप की होती है, या इसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक आप बोले पीएसएम, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं जिसको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं, एक दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है, इसको बोलते हैं एंटी कोलिन स्टेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग होती क्या है, जिसे भी हमने बाद में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो सीधा जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, जो भी करना, जैसे एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस को बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट वहां पे एक्शन शो करेंगे, उस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसिटाइलकोलिन हो गया, मेथाकोलिन कार्बाकॉल हो गया, बेथानकोल हो गया, मिस्काइन हो गया, पिलोकार्पिन हो गया। तो ये सब आप मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ भी लिए होंगे। और जो हमारी नई सीरीज आ रही है, जैसे कि ऑल ड्रग्स इन वीडियो नाम की जो सीरीज आ रही है, वहां पे इन सब ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हमने बताया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का वर्क कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि ये क्या करते हैं, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर दागना, वही वाली हाल होता है इसका इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग का। ये क्या करता है कि वो रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जाके क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के सीक्वेंस को या सिंथेसिस को, रिलीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण से एसिटाइलकोलिन की जो सिंथेसिस होती है वो बढ़ जाती है, वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, जिसमें आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे चल के भी हम देखेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल में जैसे न्यू स्टीमिंग है, पायरिडो स्टीमिंग है, एंडोफिनियम है, टैक्रिन है, ये आपके क्या होता है, रिवर्सिबल टाइप की होती है। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि जैसे आपकी जो न्यू स्टीमिंग आपने दी, तो इसने क्या किया, एसिटाइलकोलिन का जो सिंथेसिस है आपकी बॉडी के अंदर उसको बढ़ा दिया, तो ये रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या हो जाएगा कि जब ऐसे मतलब क्या होगा, एक समय ऐसा होगा, सर्टेन टाइम कुछ समय ऐसे बाद आएगा कि ये इसके ऊपर अनइफेक्टिव हो जाएगा, और जो एसिटाइलकोलिन का जो सिक्रेशन है वो जैसे उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो घट जाएगी, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल। मतलब क्या होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और वही इरिवर्सिबल होता है वो क्या कहता है, कंटिन्यूअसली एसिटाइलकोलिन का जो सिक्रेशन है या जो सिंथेसिस है उसको कंटिन्यूअस बढ़ाता रहता है, इसीलिए हम इरिवर्सिबल टाइप की जो मेडिसिन होते हैं उसको नहीं देते। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरेट ड्रग, ऑर्गेनोफॉस्फोरेट ड्रग में जैसे डिफ्लॉक्स हो गया, डाइजोनियन हो गया, तो ये हमारी होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। मतलब जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है उसका जो मैकेनिज्म होता है अपनी बॉडी के ऊपर वो कैसे शो करता है। तो जैसे कि मैंने आपको जब M1 M2 M5 रिसेप्टर या M3 M4 रिसेप्टर के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कौन से इनहिबिटरी इन नेचर, कौन से एक्साइटेटरी इन नेचर होते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, अगर हमारे एक्साइटेटरी रिसेप्टर जैसे M1 रिसेप्टर हो गया, M2 रिसेप्टर हो गया, M3 रिसेप्टर, M5 रिसेप्टर हो गए, इनका जो नेचर होता है कैसे होगा, एक्साइटमेंट वाला नेचर होता है। तो ये क्या करेंगे कि आपके एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फास्फोलाइपेज प्रोटीन, उसको क्या देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, इसलिए इसको बोला जीएस प्रोटीन भी बोला जाता है। तो आपको जीएस प्रोटीन के नाम से भी आता है, तो आपको यही चीजें लिखनी है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है कहाँ पर, रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर देती है और स्टिमुलेट कर देती है, फास्फोलाइपेज प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है, जिसका जो रिजल्ट क्या होता है, इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन क्या होता है, रिलीज होने लगता है, और क्या कहते हैं, आपकी जो ब्लड प्रेशर होती है वो डिक्रीज होती है। ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने इसको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने आपको रिसेप्टर के थ्योरीज बता रहे थे तभी हमने आपको इसके बारे में बताया था। उसके बाद जो M3 M4 रिसेप्टर होते हैं वो इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं तो जो क्या करते हैं, एक्टिवेट इनहिबिटरी प्रोटीन, तो एक प्रकार के इनहिबिटरी प्रोटीन को ये एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो पोटेशियम आयन जो चैनल होता है उसको ओपन कर देता है एंड एडेनाइड साइक्लेज एंजाइम, ओके कहते हैं एडेनाइड साइक्लेज एंजाइम को सिक्रेशन को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एंड ब्लॉक ऑफ द कैल्शियम चैनल, और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जो क्या करता है, निगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर शो करता है। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये सबसे मेन चीज है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है वो अगर हमारी निकोटिनिन रिसेप्टर से जाकर बाइंड करती है, तो अगर वो हमारे ऑटोग्लिसरीन रिसेप्टर मतलब कहने का कि एनएन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, तो एसीएच बाइंड विच एनएन नर्व या एनएन रिसेप्टर इंक्रीज द रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन एंड नॉन एड्रेनल
व्हिच कॉज राइज इन द ब्लड प्रेशर, जो क्या करता है आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या करता है कॉज कर देता है, मतलब उसको बढ़ा देता है। जैसे अब इसको एक फ्लो में पर तैयार कीजिए कि एसिटाइल कोलिन जब एनएन रिसेप्टर से जाके बाइंड कर देता है तो क्या करता है कि वो एसिटाइल कोलिन और नॉन एड्रेनल के सिंथेसिस को या रिलीजिंग को बढ़ा देता है, जो काम का जिसका काम क्या हो जाता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। अगर वहीं वो एनएम मतलब न्यूरो मस्कुलर पे जाकर वो नम निकोटिनिक मस्कुलर पे जाकर वो जाता है बाइंड अप करता है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके बाइंड अप करता है तो क्या होता है, तो अगर एसीएच आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके बाइंड किया, एनएम रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, तो इसने क्या किया सोडियम एंड पोटेशियम चैनल को क्या कहते हैं इसने ओपन कर दिया। अब इसने जब सोडियम पोटेशियम चैनल को ओपन कर दिया तो क्या करें इंक्रीज द आयन परमेबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा सोडियम और पोटेशियम आयन चैनल खुल जाते हैं तो वहां पे जो उसकी परमेबिलिटी होती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये डीपोलराइजेशन कॉज कर देगा, मतलब जितने भी पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे वो उस मेम्ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा आपकी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन कर देगा, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कर देगा, स्पाज्म का मतलब एथिंग कर देगा, ट्यूचिंग कर देगा जैसे जो अर्थराइटिस में होता है, एंड फाइनली पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। वो क्या कर देगा ये आपके जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें पैरालिसिस कर देगा, मतलब क्या कहते हैं आपको लकवा मार जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि लकवा मारना या पैरालिसिस। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एसीएच ऑन द मुस्कुरानी रिसेप्टर। अभी तक तो हमने निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा आता है कि जो मुस्कुरानी रिसेप्टर पे क्या इफेक्ट होता है ऑन सीएनएस, मतलब अगर हमारा एसिटाइल कोलिन हमारे सीएनएस मतलब M1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है तो क्या होता है ये डिप्रेशन कॉज कर देता है एंड प्रोड्यूसिंग रेस्टलेस एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। ये करता क्या है कि आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझिए कि आपके सामने एक शेर आ गया, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड अप कर दिया और आपको क्या कहते हैं अब शेर आने के बाद क्या होगा कि आपका जो बिहेवियर होगा एकदम बदल जाएगा, एकदम आप घबराए होंगे, कहेंगे भैया आप भागो यहाँ से, कुछ भी कर लो बस यहाँ से भागो, और रेस्टलेस हो जाएगा। अब भागने की बात आई नहीं कि आप वहां से भागना शुरू किए, भले आपको मार के खा जाए उसकी बात दूसरी है, लेकिन आप अपने को बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो अगर जो हमारा एसीएच रिसेप्टर है मुस्कुलिन रिसेप्टर M1 पे जाकर बाइंड करता है तो क्या करेगा आपको रेस्टलेस मतलब भागने की स्थिति आपको आ जाएगी और आपका जो मतलब बिहेवियर होता है वही चेंज होता है। और अगर वो आपके आई मतलब जो आपकी आंख के ऊपर अगर जैसे एसीएच आपका क्या होता है अगर आपकी आई में जो भी होगा जैसे M3 मान लीजिए, ठीक है, तो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो जब एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर में जाके प्रेजेंट करेगा वो भी आई के, तो क्या कर देगा कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, जो क्या कर देगा कॉन्ट्रिक्शन कर देगा पीपल को, तो बाबा रामदेव की तरह देखेंगे टपर टपर, ठीक है, तो क्या करेगा एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को बढ़ा देगा जिसके कारण से आपको ग्लाउकोमा हो जाएगा। अगर वही जैसे देखिए शेर सामने आ गया, ठीक है, मैं शेर का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपको शेर का एग्जांपल बहुत सुटेबल, वैसे भी दूसरे एग्जांपल में भी ले सकता था, लेकिन मैं शेर का एग्जांपल तो आप क्या करें रोने लगेंगे, जैसे कहते हैं ना कि भैया ज्यादा डरो, बहुत ज्यादा डर जाने पर लोग रोने लगते हैं, तो उसी प्रकार से कि अगर आपका एसिटाइल कोलिन अगर आई के रिसेप्टर से जाके बाइंड कर दिया तो आपका क्या जाएगा एक्वस ह्यूमर जो होता है जो आपकी आंस होती है टीयर्स होती है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और आपको एक समय ऐसा कि लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको ग्लाउकोमा कॉज हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्लैंड ग्लैंड, तो अब ग्लैंड में दो होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक आपका होता है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो अगर आपके सामने शेर खड़ा है तो क्या होगा आप पसीने से एकदम भीग जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा पसीना कहाँ से होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से, तो जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से जितने भी केमिकल सब्सटेंस आपके बाहर निकलते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं जैसे पेंसिलिन जो सॉरी इंसुलिन हो गया, ठीक है, कोई भी एंजाइम हो गया जैसे पेप्सिन हो गया, ठीक है, तो इन सबका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से रखते हुए चलना है, और ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्लो में लिखा दिया हुआ है ऐसे ही आपको फ्लो में आपके एग्जाम में भी लिखना है, जिसके कारण से आपको जो नंबर मिलेगा वो भी 100 इन 100 तो नहीं लेकिन 10 इन 8 तो कंफर्म है मिल जाना अगर 10 नंबर में आता है। अब अगर हमारा एसिटाइल कोलिन अगर आपके हार्ट में प्रेजेंट M2 रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है तो क्या करता है हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है एंड ब्रेडिकार्डिया। अब भाई देखिए ब्रेडिकार्डिया क्या मतलब क्या था लो इंपल्स रेट या लो इंपल्स रेट का सीधा सीधा मतलब जो आपका जो पल्स रेट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो अगर आपका हार्ट रेट कम होगा तो आपका ब्रेडिकार्डिया तो कॉज करेगा करेगा। अब आते हैं ऑन ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स में जो हमारे रिसेप्टर से अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है तो क्या इफेक्ट होगा, तो एसिटाइल कोलिन कॉज वैसोडायलेशन बाइंड बाई एक्टिंग ऑन दी M3 रिसेप्टर, क्योंकि जो मतलब वेजल्स होते हैं ब्लड वेजल्स होते हैं वो आपके M3 रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करेगा डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड दी ब्लड प्रेशर, या जो आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस होते हैं जैसे
कहते हैं कि रोकने की क्षमता वो कम हो जाती है और आपको ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो जाता है। और वहीं अगर स्मूथ मसल्स पे अगर ये इसका जो इफेक्ट मुस्कुराने के रिसेप्टर का इफेक्ट क्या होता है, इट इनहेंस द टोन एंड द पैरासाइट्स ऑफ द जीआईटी। क्या करता है कि टोन कर देता है, जैसे जीआईटी में जो आपकी परसिस्टिस है, जैसे कि ऐठन आपको कह सकते हैं कि इस्पात में कर देता है या टोन लेकर आ जाता है, मीठा मीठा दर्द हो जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर, मतलब ये जो गॉल ब्लैडर की स्मूथ मसल्स होती है, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरल एंड ब्रोंकियोल्स की जो मसल्स होती हैं उसको क्या कर देता है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इसलिए क्या, या जैसे आपको सीओपीडी वगैरह वो जो हो जाती है इसी के कारण से होते हैं, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या अस्थमा भी आप बोल सकते हैं कि अस्थमा कॉज हो जाता है। एंड क्या करता है, स्मूथ मसल्स ऑफ द ट्राइगोनल स्फिंक्टर को क्या देता है, रिलैक्स कर देता है। उसके बाद आता है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब जो एसिटाइलकोलिन होती है, पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग होती है, उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स किस टाइप की होती है। तो जो एसिटाइलकोलिन होता है वो क्या होता है, डीएक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम। क्यों कि जो एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम होता है वो एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज करके दो पार्ट में तोड़ देता है, एक एसिटाइक एसिड में, एक कोलिन में। तो इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है और आपका जो एसिटाइलकोलिन जाएगा वहां पे क्या जाएगा, अनएफेक्टेड हो जाएगा, इसको ओरली लिया जाता है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट जो भी इसके एडवांटेज हो गए उसका आप उल्टा कर दीजिए, जैसे ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। तो मतलब इसका ब्रेडिकार्डिया भी कॉज कर देगा, हाइपरटेंशन भी हो जाएगा, फ्लूसिंग भी हो जाएगा, थ्रोम्बिंग हेडेक, मतलब आपका सिर में दर्द भी हो जाएगा, कार्डिस्टोनिया हो जाएगा। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी के जब आपकी ऑप्टिक नर्व जो ऑप्टिक प्लेट हो जाती है वो डैमेज हो जाती है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, मतलब जो आपकी लेंस को निकाल के फिर से उसको साफ किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। इट कॉज मायोसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आंखें हमेशा डायलेट रहने की है। एक्यूट एंगल ग्लाउकोमा, मतलब जो एक्वस ह्यूमर आपका सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है तो उसके उसमें उसके में आपको क्या हो जाता है, ग्लाउकोमा हो जाता है, उसके भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डिजीज कॉर्निया, और जब आपकी जो कॉर्निया होती है उसमें कोई डिजीज हो जाती है तो उसमें भी आपको इसको यूज किया जाता है। उसके बाद आती है, इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में। अब आती है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये क्या करते हैं, किसी भी रिसेप्टर से जाकर डायरेक्टली बाइंड नहीं करेगी, ये क्या करेगी, जो भी उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, तो इसके जो सिंथेसिस होते हैं, जो इसका सिक्रेशन होता है, इसको बढ़ा देती है और क्या करती है, एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जो एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो एसिटाइलकोलिन होता है उसको मेटाबोलाइज करके दो पार्ट में तोड़ देता है, किसमें, एसिटिक एसिड में और कोलिन में। तो ये क्या कहता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या करती है कि जो एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम है उसके सिक्रेशन को कम कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिससे कारण से एसिटाइलकोलिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं हो पाता है और जो एसिटाइलकोलिन की मात्रा कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि वो अपने रिसेप्टर से, चाहे निकोटिनिक चाहे मुस्किल रिसेप्टर से ज्यादा बाइंड अप कर देता है और आपकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल के तौर पे इस फ्लो में आप देखिए जो एसिटाइलकोलिन है, अगर एसिटाइलकोलिन स्टेज के उपस्थिति में क्या करता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है, एसिटिक एसिड कोलिन में टूट जाता है। और वहीं पर अगर हम इसके सिंथेसिस को कम कर दें, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सिंथेसिस ऑफ द एसीएच एंजाइम, द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसीएच नॉट अकरिंग, मतलब कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे ही एकदम लिखना है कि एसीएच नो एंजाइम, मतलब एसिटाइलकोलिन स्टेज इनहिबिटर लिख दीजिए यहाँ पर आप, तो एसीएच ही निकलेगा, वो भी ज्यादा कंसंट्रेशन में, जो क्या करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिस्पॉन्स जो होगा उसको बढ़ा देगा। अब उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, आपके दो टाइप की होती है, एक रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल क्या होती है कि अगर जैसे आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तैसे ही वो उसका जो नॉर्मल इफेक्ट वो शो होना स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया कि कोई ऐसी ड्रग ले ली जिसने क्या किया, एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम को उसने क्या कर दिया कि इनहिबिट कर दिया। लेकिन जब आपकी बॉडी क्या करेगी, क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम को तो बंद करेगी नहीं, बंद करना मतलब उसकी सिंथेसिस तो बंद करेगी नहीं, और जैसे ही एसिटाइलकोलिन स्टेज की सिंथेसिस बढ़ेगी, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तैसे ही ये इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग वहां पे फेल हो जाएगी और आपका जो एसिटाइलकोलिन है उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो ये होते हैं रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन स्टीयरेज इनहिबिटर। उसके बाद जो दूसरी ड्रग है इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन स्टीयरेज इनहिबिटर, ये आपकी होती है, ये इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी में होम्योस्टेटिस प्रोसेस होनी जरूरी होती है। बहुत ही कम केजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम इरिवर्सिबल टाइप की लेते हैं, जहाँ पर ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसी ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमको इसको हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लॉक कर देना
ही पड़ता है, जैसे अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स से आपको कोई काम नहीं होता, ऑपरेशन करके आप निकलवा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपेंडिक्स का जो काम होता है सेल्यूलोज को पचाने में काम होता है। और इस समय सेल्यूलोज कहाँ पे आपका प्लांट वगैरह में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये आपको एनिमल में ही काम देता है, घास फूस तो खाते ही नहीं है आपको, जो आपको अपेंडिक्स की जरूरत पड़े, ठीक है। उसके बाद आता है रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर होते क्या है, ये सिमिलर टू एसीएच, मतलब एसिटाइल कोलिन के सेम होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम को सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट, लेकिन कुछ समय के बाद एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द एसीएच या एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम की जो कंसंट्रेशन उसको बढ़ा देने पर क्या होता है, दे अगेन एक्टिव, ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और जो हमारा एसीएच होता है उसके मेटाबॉलिज्म को ये फिर से बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है जैसे रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर है, ठीक है। उसने क्या किया था, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द एसीएच, मतलब एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम के सिंथेसिस को इसने कम कर दिया। अब इसने कम कर दिया तो क्या है, कंसंट्रेशन इंक्रीज एसीएच, मतलब क्या है, अब इसने यहाँ पे कम कर दिया तो अब क्या होगा कि अगर कुछ सर्टेन समय के बाद, कुछ टाइम लिमिट के बाद क्या होता है कि जो एसीएच मतलब एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम जो होता है उसका कंसंट्रेशन फिर से बढ़ गया, तो क्या है ये अगेन रिएक्टिवेट हो जाएगी एंड मेटाबोलाइज द एसिएच इनटू द एसिटिक एसिड एंड द कोलिन। तो आई होप आपको इस तरह फ्लो चार्ट में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन आप वीडियो पूरा देखते जाएं। एग्जांपल के तौर पर फाइसोस्टिग्मिन एक प्रकार की ड्रग होती है जो कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है। चूंकि लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली ये क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ लेते हैं। अगर हमारी रिवर्सिबली एक्टिव ड्रग मतलब रिवर्सिबली एसिटाइल कोलिन स्टेज इनहिबिटर हमारे म्यूस्कराइन रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है तो क्या होगा, जिसका फार्माकोलॉजिकल, क्योंकि ये रिसेप्टर से तो जाके बाइंड करेगी नहीं, लेकिन जो रिसेप्टर पे आपका एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है उसकी जो एक्टिविटी होगी, जो उसकी मतलब कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ा देगा। तो ऐसे में क्या होता है, इनक्रीज द पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी लाइक ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ब्रोंकियल कॉन्ट्रिक्शन कॉज करेगा, ड्रग आपकी जो हार्ट रेट होगी उसको डिक्रीज कर देगा एंड जो ब्लड प्रेशर होगा उसको भी क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। और यही ड्रग जो क्या है रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन स्टेज इनहिबिटर ड्रग है, अगर आपके एनएमजी रिसेप्टर मतलब न्यूरो मसल जंक्शन से जाके ये बाइंड अप करती है तो क्या कर देगी, आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर देगी। और अगर सीएनएस के किसी रिसेप्टर को, किसी न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करती है तो क्या करेगी, इसके जो लिपिड सोल्युबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी और आपको क्या करेगी, डिप्रेशन कॉज करवा देगी। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, एनाइजाइटी हो जाएगा, डिल्यूरियम हो जाएगा, हेलुसिनेशंस हो जाएगा। हेलुसिनेशंस का मतलब क्या होता है कि आप ओवर एक्साइटमेंट हो जाएंगे एंड हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, सीजर्स हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, तो मतलब सीधा सीधा आप शक्तिमान बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका म्यूस्कराइनिक रिसेप्टर पे क्या एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, मतलब जो आपको जो ब्लड मतलब जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो उनके क्रैम्प आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन, मतलब आपके ब्रोंकियल्स हो गए, अस्थमा हो जाता है, ठीक है, इसी के कारण से होता है। एंड टेकिकार्डिया मतलब कि जो पल्स रेट होती है उसको ये बढ़ा देंगे। उसके बाद एट निकोटिन रिसेप्टर, अगर ये निकोटिन रिसेप्टर से कुछ करते हैं तो क्या रहेगा, ट्यूचिंग, ट्रिमर्स, ठीक है, फैटिगो, मतलब कहने का क्या है कि ऐसी सारी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि आपका जो सीएनएस होता है मतलब एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग ऐसी आने लगेगी जैसे हम बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में पेन होगा, स्पाज्म होगा, तो ऐसी सब चीज़ें होती है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है मतलब इसका जो थेरापेटिक यूज होता है कहाँ पे, टेट एंगल एंड वाइड एंगल ग्लाउकोमा, मतलब ग्लाउकोमा में, ग्लाउकोमा क्या होता है कि आपके मकड़ी, जब आंखों में मकड़ी की जाले की जाल टाइप की बन जाती है तो उसको ग्लाउकोमा कह देते हैं। इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो होता है वो बढ़ जाता है और जो सिंथेसिस होती है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझते चलिए। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द माइसीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में भी करता है। ट्रीटमेंट ऑफ द ऐसे एल्जाइमर डिजीज में भी कॉज मतलब इफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि एल्जाइमर होता है क्यों है कि एसिटाइल कोलिन का जब आप में जो क्या होता है, जब सिक्रेशन बढ़ जाता है तो एल्जाइमर डिजीज कॉज कर जाती है। एंड ट्रीट पॉइजनिंग ऑफ द एट्रोपिन, फिनोथायाजिन्स एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जो इनकी जो पॉइजनिंग होती है उसके भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूस्टिग्मिन हो गया, पायरिडोस्टिग्मिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, टेक्रिन हो गया। तो ये सारी ड्रग्स को जो ऑल इन वन ड्रग वीडियो की सीरीज है वहाँ पे मैंने आपको वहाँ पर सारी ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है। अगर इस ड्रग के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज चाहिए तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आते हैं इरिवर्सिबल टाइप या एसिटाइल कोलिन स्टेज इनहिबिटर, मतलब क्या होता है, ये परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देगी, कंप्लीटली ब्लॉक ऑफ द एसिटाइल कोलिन जो एंजाइम होगी क्या कर देगी, उसके सिंथेसिस को एकदम परमानेंटली ब्लॉक कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पर डिफ्लॉक्स हो गया, इकोथायोफेट हो गया, पैराथियन हो गया, मेलाथोनिन ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग है। उसके बाद इसका थेरापेटिक यूज करता है, इंसेक्टिसाइड में होता है, ट्रीटमेंट ऑफ
ऑफ द ग्लाउकोमिया में, वो भी कौन से क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा जब होता है तब इसका यूज किया जाता है। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरासिम्पैथोलाइटिक। लाइटिक का मतलब क्या होता है कि जस्ट उसका उल्टा, मतलब क्या है अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए क्या करेगी, जो एसिटाइलकोलिन का जो भी एक्शन था आपकी बॉडी के ऊपर, उससे क्या करेगी, उसका उल्टा ही एक्शन शो करेगी, जिसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन ऑफ द ऑटोनोमिक इफेक्टर एंड इन द सीएनएस। ये कैसे करते हैं कि जो रिसेप्टर होते हैं, जैसे म्यूस्काइन रिसेप्टर हो गए, निकोटिन रिसेप्टर हो गए, इसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो होता है बाइंड अप नहीं कर पाता है, और जो उसका इफेक्ट होता है वो आपकी बॉडी के ऊपर नहीं दिख पाता है। तो इसमें म्यूस्कानिक एंटागोनिस्ट जैसे क्या होते हैं, जो एंटागोनिस्ट क्या होता है म्यूस्कानिक, कि जो म्यूस्कानिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या एंटागोनाइज कर देते हैं उसके किसके, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ऑन द म्यूस्कानिक रिसेप्टर के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे एट्रोपिन हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें आप एक जनरल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, जिसमें आप जैसे आप कोई भी ड्रग्स उसमें डाल सकते हैं, जैसे स्कोपोलामाइन हो गया, हायोसिन हो गया। ठीक है, तो जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है सीएनएस के ऊपर, अगर हम इस ऐसी ड्रग का यूज करते हैं, जैसे आप एट्रोपिन ले लीजिए, तो अगर आपने एट्रोपिन लिया, अगर एट्रोपिन का आपका जो सीएनएस के ऊपर इफेक्ट क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगा, इंक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, मतलब आपकी जो रेस्पिरेशन होगी, मतलब ब्रोंकियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ये जाएगा सीएनएस के ऊपर इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर हम सीवीएस का मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, अगर आप इसकी लो डोज ले रहे हैं तो आपको ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगा, इसकी हाई डोज ले रहे हैं तो आपको टेकिकार्डिया कॉज कर देगा। ऑन आई मतलब इसका जो इफेक्ट होता है, मतलब वो जो मतलब समझ लीजिए कि एंटागोनाइज करने का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा इफेक्ट कर देता है। अगर आई पे इफेक्ट कर दें तो माइड्राइसिस का क्या होता है कि आपके पिपल्स का हमेशा डायलेट ही कर देगा, मतलब एकदम बड़ी बड़ी आंखें एकदम हमेशा डायलेट ही रखेगा, मतलब आंखों की पैरालिसिस कर देगा। ऑन जीआईटी मतलब कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे इसका क्या इफेक्ट होगा, रिड्यूस द टोन एज पाथ, मतलब जो ऐठन वगैरह होती है उसको कम कर देगा। एट हाई डोज, अगर आप इसकी हाई डोज लेते हो तो क्या कर देगा, ये जो गैस्ट्रिक एसिड होता है जैसे एचसीएल हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूक्रिन हो गया, ठीक है, इनका सेग्रेशन को ये कम कर देता है। और ब्रोंकाइस पे क्या कहता है, रिलैक्स दी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई को ये रिलैक्स कर देते हैं। और बाइलेट ट्रैक्ट पे क्या, एंटी स्पाज्मोटिक होती है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या इसका इफेक्ट होता है, इनकी द रेनल फ्लो, मतलब जो रेनल फ्लो होता है, यूरिनेशन होता है, इसका जो मतलब रेट होता है वो बढ़ जाता है। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये जो इसका जो नेचर होता है लिपोफिलिक नेचर होता है, और इसकी हाफ लाइफ होती है 4 से 6 घंटे होती है। एंड पार्सली मेटाबोलाइज इन लीवर, और ये पार्सली मेटाबोलाइज लीवर से, क्योंकि इसका जो नेचर होता है लिपोफिलिक होता है। ये जो बाइल टेक्स्ट मतलब जो सेकेंडरी बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या स्टेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म है, उससे ये क्या होता है, इलिमिनेट होता है। एंड एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, एटेक्सिया, डिजीनेस, इंसोमिया, ड्राई आइज, इटीसी, इसका क्या जाएगा, एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। अब वही इसका थेरापेटिक यूज की बात करें तो यूज ऑफ द जीआईटी डिजीज, मतलब इसका ट्रीटमेंट, जब जीआईटी डिजीज का ट्रीटमेंट जैसे ड्यूडेनल अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, तब इसका यूज करते हैं। ट्रीट पैरालाइटिक कंडीशन, जब आपको पैरालिसिस हो जाती है तब इसका यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट आइरिटिस, एक्यूट आइरिटिस का मतलब क्या होता है, जब आपको आंखी की रोशनियां जाने लगती हैं तब के समय में इसका यूज किया जाता है। डायग्नोसिस इन द एल्जाइमर, मतलब एल्जाइमर में भी इसकी डायग्नोसिस की जाती है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, जैसे एट्रोपिन आ गया, स्कोपोलामाइन हो गया, हिमेटोट्रोपिन आ गया, ये सब इसकी ड्रग्स होती है। उसके बाद इसी में आता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। ठीक है, ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग है, ये स्केलेटल मसल सिलेक्शन सब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ द एजेंट डायरेक्ट एक्ट ऑन द एनएन रिसेप्टर एंड ब्लॉक देम, क्या करता है कि ये सीधा जाके एनएन रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। एंड क्या करता है, रिलीजिंग ऑफ द एसीएच को डिक्रीज कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हेक्सामेथोनियम हो गया, ट्राइमेथाफेन हो गया, एंड मेकामाइलेमिन हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। वीडियो थोड़ी लॉन्ग गई है लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की हुई है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।